दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रुद्रेश पांडे है। 9 मई को महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाई जाती है अंग्रेजी कैलेंडर से। वैसे उनका जन्म तृतीया तिथि को ज्येष्ठ की शुक्ल पक्ष में हुआ था। कुछ चीजें हैं जो बड़ी विवादित हैं और वो विवादित विवादित क्यों है मुझे आज तक नहीं समझ में आया, उस पर आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। वो ये है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप जी की क्या हार हुई थी। इसमें हम उस बात पे चर्चा करेंगे, जिस उस व्यक्ति की चर्चा करेंगे जो महाराणा प्रताप जी के विरुद्ध लड़ रहा था, वहां पर खड़ा था और उसने बहुत ही डिटेल में एक एक चीज लिखी हुई है कि हुआ क्या था। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि आप खुद देखिए, खुद निर्णय लीजिए कि वहां हुआ क्या था और किसकी जीत हुई थी। सबसे पहले तो अगर आप खुद इस विषय पे थोड़ा सा भी सर्च करना शुरू करेंगे, तो आप इंटरनेट पे जाएंगे और अगर आप बैटल ऑफ हल्दी घाटी या हल्दी घाटी करके कुछ सर्च करेंगे, तो ये एक विकिपीडिया का पेज खुलता है। इसमें आप देखिए दूसरी तीसरी लाइन ही लिखी हुई है, द मुगल्स वर विक्टर्स, यानी मुगल जो थे वो जीत गए थे और दे इन्फ्लिक्टेड सिग्निफिकेंट कैजुअलिटीज। इसका मतलब उन्होंने बहुत ज्यादा हानि करी थी मेवाड़ी फौज, जो कि महाराणा प्रताप जी की फौज थी। बट वो समहाउ जीत तो गए थे, बट वो महाराणा प्रताप जी को पकड़ नहीं पाए, जो कि भाग गए यानी छोड़ के भाग गए। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो अम, अ, ये जो विकिपीडिया में जो रेफरेंस दिया हुआ है इसका, वो ये रेफरेंस है। इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो 6 नंबर का रेफरेंस आपने वहां देखा लिखा हुआ, वो ये किताब है, जो कि काफी मोटी किताब है, 1355 पेज की किताब है। इसका नाम है डिक्शनरी ऑफ बैटल एंड सीजेस। बट इस किताब में 8,500 लड़ाइयों का वर्णन है। तो अब आप सोचिए कि कितना छोटा छोटा वर्णन होगा। जिस हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन है वो पेज नंबर 428 पे सिर्फ 4 लाइनें लिखी हुई हैं, सिर्फ 4 लाइनें। और उसके बेसिस पे आज विकिपीडिया ये बता रहा है कि साहब महाराणा प्रताप तो हार गए थे और वो भाग गए थे और उनकी बहुत ही ज्यादा बुरी हार हुई थी। इसमें तो और भी ज्यादा लैंग्वेज ऐसी लिखी हुई है जिससे लगता है कि बहुत ही बुरी हार हुई थी। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रताप सिंह वॉज हेवीली डिफीटेड एंड फ्लेड, भागे टू द हिल्स ऑफ अरावली। हाउएवर, थोड़ा सा इन्होंने बाद में एक लाइन लिख दी कि विद इन 10 years ही रिकवर्ड मोस्ट ऑफ मेवाड़। बट उनको 10 साल में उन्होंने वापस अपना मेवाड़ जीत लिया। आगे आते हैं हम, कुछ जो हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी की किताबों में। एनसीईआरटी की एक किताब है अवर पास्ट 2, उसके चैप्टर 4 और चैप्टर 10 में देखेंगे, ये बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है। जो एक चैप्टर है उनका मुगल एम्पायर में, उसमें अकबर के बारे में लिखा हुआ है। इस पूरे उसमें कहीं पर भी हल्दी घाटी के युद्ध का जिक्र नहीं है। एक जगह जरूर, चैप्टर 10 में एक जगह जरूर लिखा हुआ है कि जो महाराणा प्रताप थे वो कभी उन्होंने सरेंडर नहीं किया। पर इस हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। तो इसका मतलब साफ है, हमारे बच्चे अगर कभी हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में इंटरनेट पे जाके सर्च करते होंगे, तो उनको यही चीज देखने को मिलती होगी कि जो महाराणा प्रताप थे वो हार गए थे युद्ध में, भाग गए थे और उनको बहुत नुकसान हुआ था। आज मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ और इससे आप खुद निर्णय लीजिए कि उस युद्ध में हुआ क्या था। आज सच्चाई आपके सामने रहेगी और आप खुद निर्णय लेंगे। अगर आप उस स्थान पे घूमने जाएं जिसको रक्त तलाई बोलते हैं, जहां पर ये युद्ध का एक बहुत मेजर पोर्शन लड़ा गया था। रक्त तलाई इसलिए बोलते हैं कि एक तालाब था, वहां इतनी भीषण युद्ध हुआ था कि पूरा खून से भर गया था, इसलिए उसको रक्त तलाई बोलते हैं। यहाँ पर भी आप देखिए कि मैदान बिल्कुल लाशों से भर गया था और यहाँ पर ये देखिए किसी ने मिटा दिया है इसको, कि पीछे हटना पड़ा। यानी यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि शायद महाराणा प्रताप को पीछे हटना पड़ा। ये दूसरा एक और शिलालेख वहां पे लगा हुआ है। तो अगर आप वहां जाएंगे तो भी शायद आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा कि कोई बताए आपको कि यहाँ किसकी जीत हुई थी। मैंने यहाँ कुछ रेफरेंसेस लिए हैं क्योंकि बिना रेफरेंसेस के बात करना ठीक नहीं है। मैंने यहाँ पर कुछ रेफरेंसेस लिए हैं जो कि इंडियन इतिहासकार हैं और बहुत ही फेमस और जाने माने इतिहासकार हैं राजस्थान के इतिहास को लेकर।
इन्होंने बहुत ही अच्छे से इतिहास लिखा है विद प्रॉपर रेफरेंसेस। एक तो राजस्थान का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, जो कि प्रोफेसर गुप्ता और प्रोफेसर ओझा की लिखी हुई है। एक गौरीशंकर ओझा जी की एक और किताब है। गौरीशंकर ओझा जी की बहुत सारी किताबें हैं जिन्होंने इस बारे में लिखा है, और वो बहुत ही सम्मानित इतिहासकार हैं। यहाँ पर मैंने उनके एक किताब का भी रेफरेंस लिया है बताने के लिए। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ कि ये जो चर्चा है ये क्यों हो रही है। इसमें अगर आप देखेंगे तो जो अंग्रेजी इतिहासकार हैं, जो वेस्टर्न हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने ये लिखा है कि इसमें मुगल्स की जीत हुई थी। और कुछ हमारे सम्मानित लेफ्ट के भी इतिहासकार हैं जिन्होंने ये लिखा है कि मुगलों की जीत हुई थी। अगर किसी ने नहीं लिखा है कि मुगलों की जीत नहीं हुई थी तो उसने कुछ नहीं लिखा। उसने ये भी नहीं लिखा कि किसी की हार हुई थी, किसी की जीत हुई थी। बट जो लोकल इतिहास है, जो राजस्थान का जो लोकल इतिहास है, जो प्रशस्तियों पे लिखा जाता था पहले जब भी किसी युद्ध के बाद में, तो एक जगदीश मंदिर की जो प्रशस्ति है, उसमें ये बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि प्रताप को विजयी माना गया था उस प्रशस्ति में। मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताना चाहता हूँ कि राजस्थान का जो लोकल इतिहास है, जो प्रशस्तियों पे लिखा गया है, उसमें कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको कोई अतिशयोक्ति देखने को मिले कि कोई किसी योद्धा के बारे में कुछ बढ़ चढ़ के बताया गया है। परंतु कोई भी अतिशयोक्ति इतनी नहीं है किसी भी प्रशस्ति में, किसी भी जो लोकल इतिहास है उसमें कोई भी हार को कभी पूर्ण विजय नहीं बताया गया। एक भी इस तरह का वर्णन नहीं मिलता है जहां पर हार को विजय में कन्वर्ट कर दिया गया हो। कितनी युद्ध हुए राजस्थान में, अकबर ने और बाबर ने जो भी लड़ाइयाँ लड़ी, जहाँ पर राजस्थानियों की हार हुई, जहाँ पर भी उनकी हार हुई, उन्होंने अपनी हार को माना और लिखा कि हमारी हार हुई। तो राजस्थानी साधनों में कभी भी पूर्ण विजय को पूर्ण पराजय को यानी विजय में कभी बदलने का कोई भी उदाहरण नहीं है, एक भी उदाहरण नहीं है। तो अगर यहाँ पर जगदीश प्रशस्ति में या फिर लोकल इतिहासों में ये लिखा हुआ है कि प्रताप की विजय हुई थी, तो इसका मतलब है कि वो बहुत ही सीरियस चीज है और वहां पर हुई थी। मैं कुछ चीजें और बताता हूँ जो कि सारे इतिहासकार मानते हैं, चाहे वो लेफ्ट हिस्टोरियंस हों, वेस्टर्न हिस्टोरियंस हों, या कोई हमारे लोकल इतिहासकार हों, उन सब ने कुछ चीजों पे उन सब का एग्रीमेंट है। और वो एग्रीमेंट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। वो एग्रीमेंट ये है कि सबसे पहली बात ये है कि जो महाराणा प्रताप जी ने जब अटैक किया था मुगलों की आर्मी पे, वो अपने चुने हुए स्थान पे किया था। यानी उनको उन्होंने चुना था कि मैं इस जगह अटैक करूंगा। समय उन्होंने चुना था, लड़ने के लिए उनको बाध्य किया था। आक्रमण का जो प्रारंभ था वो भी प्रताप ने ही किया था। और जो हाथियों की जो लड़ाई हुई थी, जो कि बहुत ही निर्णायक लड़ाई थी, वो भी महाराणा प्रताप जी के चुने हुए स्थान पर ही हुई थी। ये भी सब मानते हैं कि जो पहला अटैक था वो बहुत ही फियर्स अटैक था, बहुत ही खतरनाक अटैक था। उससे जो मुगलों की जो उनकी पहली पंक्ति थी, जो कि सबसे खतरनाक लड़ाके हुआ करते थे क्योंकि वो आगे चलते थे, वो बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गई थी। और वो कम से कम 10-12 मील तक भागे हैं पीछे। मैं ये आपको मैप पे दिखाऊंगा, अभी आपको खुद समझ में आ जाएगा। और मान सिंह का भी सौभाग्य था कि वो बच पाया। ये भी सब लोग मानते हैं कि महाराणा प्रताप मान सिंह के हाथी तक पहुंच गए थे, उस पे उन्होंने भाले से अटैक किया था, उसका जो महावत था वो मर गया था। उसके बाद उनके घोड़े को चोट लगी थी। वो भी कैसे हुआ था वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। और इसीलिए उनका जो घोड़ा है चेतक, वो बहुत ज्यादा सबको उसकी स्टोरी पता है और वो सब मानते हैं। तो यहाँ तक महाराणा प्रताप ने इतना फियर्स अटैक किया था और वो मानसिंह तक पहुंचे थे, और मानसिंह बड़ी किस्मत से बच पाया था। ये सब लोग मानते हैं। एक और चीज जो सब मानते हैं वो ये है कि जो मुगलों की जो फौज थी वो करीब 4 गुना थी।
मेवाड़ी फौज से, महाराणा प्रताप जी की फौज से। और ये इस पे जरूर डिबेट होती है कि उस फौज का नंबर क्या था, कितने हजार सैनिक किसके पास थे, इस पर डिबेट होती है। बट ये चीज सब मानते हैं कि जो महाराणा प्रताप की जो फौज थी, उससे 4 गुना फौज थी जो मुगलों की थी। और एक जगह ये जो एक आप नाम देख रहे हैं, बदायूं बदायूनी, ये वही व्यक्ति है जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, कि जो मुगलों की तरफ से लड़ रहा था। और ये एक इतिहासकार था, इसने एक किताब लिखी और बहुत ही डिटेल में इसने लिखा है कि क्या हुआ था वहां पे। इसने साफ लिखा है और इसको भी हर हिस्टोरियन ने एक्सेप्ट किया है कि प्रताप अपनी सेना सहित पहाड़ों में छिप गए थे। बट वहां पर किसी भी मुगल फौज का, ये युद्ध के बाद की बात है, कि किसी को जाने का साहस नहीं हुआ। अब हम थोड़ा सा और देखते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताता हूँ कि थोड़ा सा हम देख लें अभी एक फौज की स्थिति देख लें कि क्या थी, फौज के पहले क्या हुआ, उस युद्ध के पहले क्या हुआ। तो ये जो मुगल फौज थी, ये आमेर में बेस्ड थी। आमेर उसका गढ़ था। इसने अटैक जब करना हुआ तो ये मान सिंह के नेतृत्व में इस फौज ने बढ़ना चालू किया और इसने अपना सबसे बड़ा पहला पड़ाव जाके डाला था। ये मंडलगढ़ एक जगह है, यहाँ पर इन्होंने वेट किया था। इनको लगा था कि महाराणा प्रताप यहाँ पर आके इन पे अटैक करेंगे, बट महाराणा प्रताप ने यहाँ पर आके अटैक नहीं किया। फिर इन्होंने और आगे बढ़ना चालू किया और इन्होंने एक जगह थी मुलेला, यहाँ पर आके अपना पड़ाव डाला। यहाँ पे ये मुगल आर्मी मुलेला तक पहुंची। अब हम देखते हैं कि जो महाराणा प्रताप जी की फौज थी वो कहाँ थी। वो पहले गोगुंदा एक जगह है, वहां पर थी, रुकी हुई थी यहाँ पे। जब उसको पता लगा कि इनकी फौज मुलेला में पहुंच गई है, तो ये फौज भी आगे बढ़ी और ये एक लौ सिंह नाम के एक गांव पर पहुंची। अगर आप ये देखेंगे तो ये वहां से करीब 16-17 किलोमीटर बाय रोड है, अगर आप गूगल मैप पे जाके सर्च करेंगे। अब हम देखते हैं कि दोनों फौजें कहाँ पर थीं और कितनी दूर थीं एक दूसरे से। तो लौह सिंह पर महाराणा प्रताप जी की फौज थी यहाँ पे। और मुलेला वो जगह है जहाँ पे मुगल फौज थी। अगर आज भी आप गूगल पे दोनों जगहों को देखें तो ये डिस्टेंस करीब 25-26 किलोमीटर 25 किलोमीटर का है। आप बाय कार आधे घंटे में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। बट इसके बीच में एक थोड़ी सी घाटी थी। अगर आप ये एक जगह देखें, ये एक हरी जगह देख रहे हैं आप, जो जंगल दिखाता है गूगल मैप पे, ये हल्दी घाट इसको बोला जाता था, हल्दी घाटी या हल्दी घाट बोला जाता था। तो फिर मुलेला से भी ये फौज ने, मुगल फौज ने आगे बढ़ना चालू किया यहाँ पर। और इनकी फौज भी आगे बढ़ी और यहाँ पर घात लगाकर वो बैठ गई। जो महाराणा प्रताप की फौज घात लगाकर बैठी यहाँ पे, उसका कारण था, मैंने आपको बताया कि इनकी फौज जो थी वो 1/4 के रेशियो में थी। यानी जो मुगल जो फौज थी वो 4 गुना थी। तो ये यहाँ पर घात लगा के बैठे। अब आपको मैं थोड़ा सा हल्दी घाटी के बारे में बताता हूँ। ये एक वो फोटो है जो मूल हल्दी घाटी का दर्रा है, जहाँ पर पहला अटैक किया गया था प्रताप की आर्मी, महाराणा प्रताप जी की आर्मी का। ये आप देख सकते हैं कि बड़ी सकड़ी सी ये एक जगह है। इसके बीच से ही जाने का रास्ता था, आगे बढ़ने का रास्ता इसके बीच से ही था। और ये आप देखेंगे तो घाटी ये है। इसके अगल बगल में भी बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं। ये यहाँ पर भी बड़े बड़े पहाड़ हैं। तो यही एक जगह थी जो इनको, इनकी मुगल फौज को निकलने की जगह थी। ये आप एक देख रहे हैं कि कुछ फौजी भाइयों को वहां पे ले जाके दिखाया जा रहा है कि कहाँ पर लड़ाई हुई थी। ये 1-2 वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप जाके इनके बारे में और पढ़ सकते हैं।
हल्दीघाटी.com ये एक बहुत ही अच्छे सज्जन हैं जो बहुत अच्छा ये चीजें सामने लेके आए हैं। उन्होंने एक्चुअल फोटोएं दिखाई हैं और एक राजसमंद डिस्ट्रिक्ट का एक ब्लॉग है इस नाम से, उस पे आप जाके देख सकते हैं ये फोटोएं जो आपको वहाँ फोटो दिखेंगी। अभी जब भी आप हल्दी घाटी घूमने जाते हैं तो वो जहाँ पे रोड बनी हुई है वो मूल दर्रा नहीं है, मूल दर्रा बिल्कुल उसके पास में ही है। तो थोड़ा सा आपको नीचे उतर के इस तरफ जाना पड़ेगा। ये डिटेल आप इन वेबसाइट्स पे देख सकते हैं। अब अगर आप एक चीज नोटिस करें तो आप देख सकते हैं कि इस दर्रे में अगर आप देखेंगे तो 3-4 लोग से ज्यादा एक साथ खड़े नहीं हो सकते हैं। 3-4 लोग ही खड़े हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई घोड़े से आएगा इस दर्रे में तो वो शायद 1 या 2 घोड़े ही एक साथ चल पाए। तो ये जगह थी यहाँ पे प्रताप जी की आर्मी ने घात लगा के बैठे हुए थे, फौज घात लगा के बैठी हुई थी और यहाँ पर पहला अटैक किया गया। ये जो अटैक था ये बहुत ही फियर्स, बहुत ही खतरनाक अटैक था। ये फोटो मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, ये आपने शायद पहले देखी हो। एक व्यक्ति था बहलोल खां जो कि लड़ने आया था मुगलों की तरफ से, और प्रताप जो कि खुद आगे बढ़ के अटैक कर रहे थे। उन्होंने एक ही वार में इस व्यक्ति को इसके कवच अवच के साथ पूरा 2 काट दिया था। इसका घोड़ा भी बोलते हैं कट गया था। इतना ज्यादा फियर्स अटैक था इनके। ये थोड़ा सा आप देखेंगे, ये जो एक आपको दिख रहा है, एक ये हाथी नहीं है, ये घोड़ा ही है। बट ये घोड़ों पे क्या किया जाता था, हाथी का एक ऐसा सूंड जैसा लगा दिया जाता था जिससे जो दुश्मन का हाथी है वो घोड़े पे अटैक नहीं करता था। उसको ऐसा लगता था कि ये एक छोटा हाथी है तो वो उस पे अटैक, हाथी कभी हाथी पे अटैक नहीं करता था। स्पेशली जो छोटा बच्चा हाथी होता है उस पे वो अटैक नहीं, तो हाथी तो लड़ते थे आपस में। तो ये एक इसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, बट ये बहुत ही फियर्स अटैक था। अब आप ये समझ सकते हैं कि जब इस तरह का अटैक हुआ होगा तो क्या मानसिक स्थिति रही होगी मुगलों की। मानसिक स्थिति ये थी कि उन्होंने पीछे भागना चालू किया। मैंने यहाँ पर एक किताब के कुछ पन्ने फोटो खींच के स्कैन करके डाले हैं और ये श्री गौरीचंद हीराचंद ओझा की बुक है, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। मैं ये बोलूंगा कि आप इस किताब को जरूर खरीदिए। ये अमेज़न पे उपलब्ध रहेगी और पढ़िए थोड़ा सा। इस किताब में जो चीज लिखी है वो अल बदायूं जो जो व्यक्ति था, जो अकबर की तरफ से या मुगल फौज की तरफ से या मानसिंह की तरफ से जो लड़ रहा था, और ये उस लड़ाई में उपस्थित था और इसने अपनी आंखों देखा हाल लिखा है, अपना वर्णन किया है। तो इसने लिखा है कि जो हल्दी घाटी का जो युद्ध था उसमें उसने स्ट्रेटेजी भी लिखी है कि किस तरह से ये इसने जो अल बदायूं है, इसने राणा प्रताप जी को राणा कीका लिखा है, ठीक है, अपनी किताब में। और उसने ये लिखा है कि ये हल्दी घाटी जो दर्रा है उसमें पीछे से करीब 3,000 राजपूतों ने आगे बढ़कर सेना के 2 विभाग भाग कर दिए, यानी बीच में अटैक किया, सेना इनकी तितर बितर हो गई। और इसने साफ लिखा है इनका जो हमारा हरावल दस्ता था, हरावल दस्ता बहुत ही फियर्स फाइटर होते थे मुगलों के, जो सबसे आगे चलते थे, सबसे खतरनाक लड़ाके हुआ करते थे, इनमें गड़बड़ी मच गई और हमारी जो हरावल की जो पूरी हार हुई। यहाँ इसने खुद लिखा है कि हमारी पूरी उस फर्स्ट अटैक में हमारी पूरी हार हुई और हमारी जो जो हमारी जो राजपूती सेना थी, राजपूत क्योंकि मान सिंह भी आया था ना अपनी राजपूती सेना लेके, उसका जो मुखिया था राजा लूनाकरण, वो भेड़ों के झुंड की तरह भागा, यानी भागा है पीछे, चीरते हुए आगे भागा। उसके साथ में एक मुसलमान मुगल असफ खां था, उसने वो भी था इसके साथ में खड़ा हुआ था, जो अल बदायूं के था। तो अल बदायूं ने ये पूछा कि यार इतने जो लड़ रहे हैं, अब इसमें तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन सा राजपूत हमारा है और कौन सा शत्रु पक्ष का है, क्योंकि हमारे तो सब भागे जा रहे हैं। तो जो असफ खां था उसने बोला कि तुम तो तीर चलाए जाओ और जो भी मरेगा वो
इस्लाम का दुश्मन ही मरेगा, यानी काफिर ही मरेगा। ये थोड़ा-सा यहाँ पर एक हिंदू मुस्लिम का एक वो आ जाता है कि भले ही राजपूत उनके लिए लड़ रहे थे, पर तब भी वो राजपूतों को अपना नहीं मान रहे थे, उनको वो काफिर ही मान रहे थे। और उसने बाद में लिखा है कि मैंने वही किया जो उसने बोला, और मैंने खूब तीर चलाए और मेरा तीर एक भी तीर खाली नहीं गया, क्योंकि बहुत इतने सारे लोग थे और उससे लोग मरते रहे। और उसको ये बिल्कुल नहीं पता था कि ये उसके लोग मर रहे हैं या किसी और के लोग मर रहे हैं। यहाँ एक और चीज है, एक शेख मंसूर था, जो शेख इब्राहिम का दामाद था, उसको तीर ऐसा लगा, यानी उसके पीछे तीर लगा, पीछे की जगह उसको तीर लगा, जिसका घाव उसको बहुत दिनों तक भर नहीं पाया, यानी वो भाग रहा था, पर वो भागते हुए उसको तीर लग गया। और एक काजी खां मुल्ला था, जिसका दाहिने हाथ का सिर्फ एक अंगूठा कट गया, और वो अंगूठा कट गया तो वो अंगूठा कटने के बहाने से वो भाग गया। उसने बोला कि अब मैं तो लड़ नहीं सकता और मेरा अंगूठा कट गया और मैं भाग रहा हूँ। तो ये जो साफ ये लिखता है, और ये देखिए ये दुश्मन का व्यक्ति है, ये लिख रहा है कि हमारी फौज पहले से ही भाग निकली और 5-6 कोस तक भागती रही, और इस तबाही के समय मेहतर खां अपनी सहायक सेना सहित चंदवाल से निकल गया। और यहाँ से तो यहाँ पहली जो लड़ाई हुई उसमें ये सब लोग भाग गए। इसके बाद आप देखिए, यही व्यक्ति ये अल-बदायूनी ने ही लिखा है कि कैसे इसके बाद ये लोग जब भागे हैं, तो ये कैसी जगह आ गए भागते भागते, जिस जो रक्त तलाई जहाँ पे आज बोला जाता है, वहां पे दोनों सेनाओं ने अपने हाथी लड़ाना शुरू कर दिए यहाँ पे। और मान सिंह पीछे वाले हाथी पर सवार था, और हाथियों की लड़ाई में शामिल हो गया वो भी। इस समय मान सिंह बहुत ही वीर योद्धा था, और वो भी अपने जो महावत उसका मर गया था, तो वो महावत की जगह जाके बैठ गया और अपने हाथी को लड़ाने लगा। अपने हाथी से, उसका हाथी खास था। और यहाँ पर बादशाह का एक खास हाथी राणा राम प्रसाद नाम के हाथी से खूब लड़ा। तो अंत में राम प्रसाद महाव का जो महाराणा प्रताप जी का हाथी था, उसके महावत को तीर लग गया और वो जमीन पे गिर गया। तो भी ये शाही हाथी का जो महावत था, वो उछल के इस हाथी पे, यानी महाराणा प्रताप जी के हाथी पे बैठ गया, और वहां पर उस हाथी को उसने कंट्रोल कर लिया। और ये हाथी मरा नहीं था, इसको बाद में अकबर के सामने ले जाया गया था, और ये बताया गया था कि साहब हम इसको तो जीत के ले आए। और उस हाथी को अकबर ने बड़े अच्छे से रखा था, क्योंकि वो उस हाथी को चाहता था अपने पास बुलाना, पर राणा प्रताप ने कभी उनको दिया नहीं था। तो अब यहाँ पर हुआ क्या कि ये पूरी इस अलबदाई में लिखता है कि यहाँ पर जो पूरी जो हमारी फौज थी वो भाग गई थी, और यहाँ पर कुछ आगे जाके हमने एक जगह पर जाके अपना जो कैंप था वो बनाया। वहां पर कुछ राजपूत थे, उन्होंने बिल्कुल, जिनकी संख्या सिर्फ 20 थी, बट वो लड़ने आए और सारे मारे गए। आप सोचिए कितने वीर योद्धा होंगे, जो एक इतनी बड़ी सेना से सिर्फ 20 लोग लड़े और मारे गए। बट वहां पर ये लोग छुप गए, यानी इन्होंने अपना कैंप बनाया, मुगल आर्मी ने वहां पे। और अमीरों को ये भय था कि रात के समय राणा उन पर टूट ना पड़े, इसलिए उन्होंने अपना जो मोहल्ला जहां पर उन्होंने अपना घर बनाया था, या जो अपने टेंट लगाए थे, उसमें आड़ खड़ी कर दी चारों तरफ, और एक खाई खोद दी, इतनी ऊंची दीवार बना दी कि कोई उसको पार न कर पाए। यानी डरा हुआ उनकी फौज थी। फिर वो मारे हुए जो उनके सैनिक थे, उनकी एक लिस्ट बनाने लगे कि बादशाह के पास भेजेंगे। तो जो सैयद अहमद खां था, उसने लिखा कि ऐसी फहरिस्त बनाने से क्या फायदा कि हमारा जहां पर एक भी घोड़ा आदमी बचा नहीं है, सब मर गए हैं। मान लो कि हमारा एक भी घोड़ा आदमी मारा नहीं गया, इस समय खाने के सामान का बंदोबस्त करना चाहिए। उसने ये बोला कि हमें खाने की जरूरत है, क्योंकि वो ये लोग भागे थे, और इनके ये सब छोड़ के भागे थे, अपने खाने का सामान सब छोड़ के भागे थे, और एक जगह जाके छुप गए थे। ये मैं मुगल आर्मी की, और इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था।
और ये जहां जाके छुपे थे उस जगह कुछ आम के पेड़ लगे हुए थे, तो इन्होंने शायद आम खाए। यहाँ तक ये हुआ है कि ये अलबदावी खुद लिखता है कि ये देखिए, ये अपने ही जानवरों का मांस खा रहे थे, यानी अपने ऊंटों का और घोड़ों का मांस खा रहे थे, और आम के फल खा रहे थे। उससे इनको निर्वाह करना पड़ा, इनको रोटी नहीं मिली यहाँ पर। और इसके बाद इनकी ये लोग अगर बाहर निकलते थे थोड़ा भी, तो इनको जो महाराणा प्रताप के जो फौज थी वो इनको मार देते थे, और यहाँ पर इनको निकलने नहीं दिया, और ये यहाँ पर बहुत दिन तक ये रहे। इसके बाद इनको अकबर ने वापस बुलवा लिया यहाँ पर। और ये इन्होंने ये बोला कि साहब हम तो जीत के आ गए, जबकि आप देख सकते हैं कि क्या हुआ। ये छुपे, इनको खाने को नहीं मिला, ये बाहर नहीं निकले, ये डरे हुए बैठे हुए थे। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो अब आप खुद डिसाइड करिए, खुद एक निर्णय लीजिए कि किस कौन सी फौज जीती थी। ये वो हल्दी घाटी का दर्रा है जहां पे पहला अटैक किया गया, और ये रक्त तलाई है जहां मेजर लड़ाई हुई। ठीक है, ये दर्रा था। इसके बाद आज अगर आप हल्दी घाटी से रक्तलाई जाएंगे, बाय कार भी जाएंगे, तो आपको 7 से 8 मिनट लगेंगे। ये करीब 4 किलोमीटर, 3.5 4 किलोमीटर का एक रास्ता है। तो आप सोचिए, यहाँ पर अटैक किया, इनकी फौज भागी। जो फौज भागेगी, क्योंकि मुगल फौज तो यहाँ से यहाँ आ रही थी, बट ये फिर पीछे भागी, तो अटैक किया तो कौन सी फौज हारी? जो भागी वो हारी। वो भागी यहाँ तक, ये भागी, यहाँ पर आके फिर से अटैक किया गया इनके ऊपर, और यहाँ आके हाथी लड़वाए गए यहाँ पर। और यहाँ पर एक बहुत ही भयानक युद्ध हुआ। बस थोड़ा सा कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि गलती ये थी कि ये जगह एक घाटी नहीं थी, और क्योंकि महाराणा प्रताप जी की फौज कम थी, तो ये मैदान था, तो यहाँ पर शायद मुगलों की फौज भारी पड़ गई, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैं आपको बताता हूँ कि हुआ ये था कि ये जो हल्दी घाटी का दर्रा था, उसके बाद जो ये लड़ाई हुई थी यहाँ पर, उस पे महाराणा प्रताप जी की ने बिल्कुल अंतिम पंक्ति तक उनको अटैक किया था, जहां पर मान सिंह स्वयं खड़ा हुआ था। जिस हाथी पे बैठा था उस पे स्वयं जाके महाराणा प्रताप जी ने अटैक किया था, और उससे उनका जो घोड़ा चेतक था, उससे वो घायल हो गया था, क्योंकि जो उनके हाथी होते थे उनकी सूंड में भी तलवार बांध दी जाती थी। तो उससे उसके पीछे का जो पैर था वो कट गया था, जो चेतक का पैर कट गया था। तो वो इस दर्रे से, ये हल्दी घाटी का जो दर्रा था, उससे उन्होंने चेतक, क्योंकि उनका बहुत प्रिय घोड़ा था, वो यहाँ पर लाए, और यहाँ पर लाके उसको उन्होंने दफनाया। बट उस घोड़े ने उनका इतना साथ दिया कि ये पूरा यहाँ से ये यहाँ तक वापस दौड़ता हुआ यहाँ तक आया। बट यहाँ क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई, तो उसको यहाँ पर दफना दिया। ये चेतक की समाधि आज भी इस जगह है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि ये हल्दी घाटी का दर्रा है, ठीक है। जो फौज जब यहाँ से भागी है रक्त तलाई के लड़ाई के बाद, तो वो ये शाही बाग, ये वो जगह थी जहां पर इनकी फौज जाके छुप गई थी। ये बाग इसलिए क्योंकि यहाँ आम के पेड़ लगे हुए हैं। आज भी अगर आप जाएंगे तो वहां आपको आम के पेड़ मिलेंगे। इन्होंने वहां पे अपनी एक पूरी दीवारें बना ली थी, खाइयां खोद ली थी, कि कोई आ नहीं जाए हमारे पास अटैक करने। ये लोग इतना डर गए थे, ये बाहर खाना लेने भी नहीं निकल रहे थे, और अगर निकल रहे थे तो इनको मार दिया जा रहा था। और ये वहां बैठे थे, तो इन्होंने अपने खुद के जानवर खाए, अपने घोड़े खाए, अपने ऊंट खाए, और जो थोड़े बहुत आम मिले, इनको रोटी नहीं मिली है, ये बदायूं ने खुद बोला है यहाँ पे। और आज भी आप ये देखेंगे तो ये हल्दी घाटी से करीब 2 किलोमीटर दूर है, जहां पर ये छुप के बैठ गए थे ये लोग। अब अगर आप एक और चीज देखें कि ये जो रक्त तलाई है, ये यहाँ युद्ध हो रहा था, इसके बाद इनकी फौज अगर आप देखेंगे तो करीब 3 किलोमीटर दूर आके ये जो शाही बाग छुपी थी, यहाँ आके छुपी, यानी ये लोग यहाँ से भी पीछे भागे और जाके एक जगह छुप गए थे। एक जगह इन्होंने अपना
खेमा बना लिया था और उस जगह इन लोगों ने अपनी दीवारें खड़ी कर ली थी और वहाँ पे आम खाए। रोटी इनके पास थी नहीं क्योंकि सब छोड़ छाड़ के भाग गए थे, अपने जानवर मारे और वो खाए। तो इस तरह से ये लोग भागे हैं, ये लोग जाके छुपे हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए ये एक फोटो है। ये महाराणा प्रताप जी का फोटो है और ये मान सिंह हैं जो हाथी पे बैठे हुए हैं। इस पे इन्होंने भाला चलाया था और ये देखिए आप, ये जो हाथी थे इनके हाथ में उनके सूंड पे तलवार होती थी। ये एक बहुत, जो बड़े-बड़े हाथी थे उनके सूंड पे तलवार दे दी जाती थी कि कोई अगर घोड़ा अटैक करेगा तो वो घोड़े से उसका पैर काट देगा और हुआ भी यही था। अच्छा हुआ ये था कि मैंने अभी आपको बताया था कि इनका जो महावत था वो मर गया था या गिर गया था, महावत नहीं था। तो प्रताप जी ने इनके ऊपर अटैक किया। इनका घोड़ा बिल्कुल हाथी के ऊपर चढ़ गया, पास, बिल्कुल पास पहुंच गए थे ये मानसिंह के। और पर इसमें हुआ ये था कि इस हाथी ने, जो कि बहुत ही बड़ा हाथी था, इसने अपनी तलवार से जो चेतक था उसका जो पीछे का पैर था उस पे ये तलवार चला दी थी। बट प्रताप जी ने इसके ऊपर, मानसिंह के ऊपर भाले से वार किया। लोग बोलते हैं कि ये भाला इनको लगा नहीं या ये इस हौदे पे लगा और प्रताप झुक गया था। ये प्रताप जी ने का जो भाला था वो लगा नहीं, मानसिंह झुक गया था। मानसिंह ने अपने आप को बचा लिया था। बट जो लोक इतिहास है वो ये बोलता है कि ये जो भाला था ये उसके कवच पे लगा था, मानसिंह के कवच पे लगा था। क्योंकि आप सोचिए ना, इतने पास से अटैक किया गया था। महाराणा प्रताप एक बहुत ही कुशल योद्धा थे। ये बिल्कुल पास से अटैक किया गया था और भाला भी बड़ा भाला होता है। आज भी वो भाला म्यूजियम में रखा हुआ है, अगर आप जाएंगे वहां पे तो रखा हुआ है। तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही बड़ा भाला था। तो ये भाला इतनी आसानी से चूक नहीं सकता है। ये भाला उसके कवच पे लगा, उसके बाद उसने अपने आप को, मानसिंह ने अपने आप को नीचे छुपा लिया। महाराणा प्रताप जी को ये लगा कि इसको ये भाला लग गया है और ये मर गया है। इस बीच में उनका जो प्रिय घोड़ा था चेतक, वो भी घायल हो गया था, तो इसलिए ये पीछे गए। यहाँ पर इनके जो फौज थी उसने आके इनको पीछे भेजा और इनकी फौज, जो प्रताप जी की जो फौज थी, वो जंगलों में जाके छुप गई ये सोच के कि अब ये आके अटैक करेंगे हम पे तो हम करेंगे। क्यों? उसका सिर्फ एक कारण था कि ये 1/4 की फौज थी, एक चौथाई फौज थी। तो ये उनसे मैदान में नहीं लड़ना चाहते थे, ये उनसे पहाड़ों पे लड़ना चाहते थे। इन्होंने पहला अपना जो अटैक था वो भी पहाड़ों पे किया था, तो ये लोग भागे नहीं थे। ना महाराणा प्रताप भागे थे। महाराणा प्रताप ने बहुत पास से आके मान सिंह पे अटैक किया था और जब उनको ये लगा कि ये मर गया है तो ये जाके अपनी फौज को लेके पहाड़ों पे चले गए थे। इसमें भी बड़ी कुशलता से ये लोग वहां पहुंच गए। और अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और लोगों को बताइए कि हल्दी घाटी में जो हुआ वो हार नहीं थी। महाराणा प्रताप वो वीर योद्धा थे जो दो तलवार अपने साथ लेके चलते थे। दो तलवार इसलिए लेके चलते थे, ऐसा कहा जाता है कि अगर उनके सामने कोई उनका विरोधी आता था और उसके हाथ में तलवार नहीं होती थी तो वो उसको अपनी एक तलवार देते थे, तब युद्ध करते थे। तो ऐसे वीर योद्धा के बारे में अगर ये बोला जाएगा कि उसकी हल्दी घाटी में हार हुई, वो भाग गया, वो छुप गया, तो ये हम सब के लिए बड़े शर्म की बात है। तो मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप हर जगह शेयर करें, लाइक करें और आगे इसको प्रसारित करें। धन्यवाद।